हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जरा हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सा है। कल भी हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा था उसमें चैप्टर वो नहीं थे, क्या नहीं थे, चैप्टर्स नहीं थे। और आज भी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर नहीं है। कल कितने सेक्शन थे? 19 सेक्शन थे। और आज कितने सेक्शन है? 10 सेक्शन। ठीक है, छोटा सा एक्ट है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। क्या है इस चैप्टर का नाम, मतलब इस बुक का नाम क्या है? एक बार देखते हैं जो भी अपन पढ़ रहे हैं। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आज ग्रुप पे लिखा इनडिसेंट पढ़ेंगे, इनडिसेंट कोई शब्द थोड़ी है ना। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, इस एक्ट का नाम इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट नहीं है भाई। इसका मतलब तो अपन ये बोलेंगे ना, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट का मतलब, वुमेन एक्ट का मतलब तो अपन इनडिसेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस एक्ट का नाम है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, वुमेन प्रोहाइबिशन एक्ट। ठीक है, और 1986 का ये एक्ट है। कौन से ईयर का एक्ट है? 1986 का एक्ट है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहाइबिशन एक्ट 1986। ऐसे सब में ध्यान रखना होता है अपन को। जैसे डीवी एक्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट थोड़ी है, प्रोटेक्शन है वहां पे। ठीक है, तो देखो कितने सेक्शन है? 10 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 10 सेक्शन है। तो और क्या ध्यान रखना है आपको? एक दो शब्द मैं याद करवा देती हूँ। इसमें एक शब्द याद रख लो, पॉपीएफ। जो अपन ने, जिसने भी बीएनएस पढ़ा होगा तो उसको याद होगा। क्या बोला मैंने? पॉपीएफ। ठीक है। हम्म, ठीक है। ये शब्द आपको बार बार क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा, पॉपी एफ करके। तो ये मतलब दो चार चीजें आएंगी इसके अंदर, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो क्या उद्देश्य है इस एक्ट का? एन एक्ट टू प्रोहाइबिट, मेन उद्देश्य है प्रोहाइबिट करना इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू, आप वही पॉपी एफ, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, राइटिंग, ठीक है, पेंटिंग्स और फिगर्स। ये 5 शब्द देखो, इन्होंने वापस क्या लिखा कि इस एक्ट का जो उद्देश्य है, एन एक्ट टू प्रोहाइबिट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग्स, फिगर। ठीक है, तो मैंने वही पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर, और इन एनी अदर मैनर, बहुत एग्जॉस्टिव कर दिया इन्होंने। और इन एनी अदर मैनर, तो इन्होंने कहा कि इस एक्ट का उद्देश्य है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन का रोकना किसी भी तरीके से और किसी भी मैनर में। ठीक है, एंड भी कोई भी चीजें इनसे इंटरकनेक्टेड है या इंसिडेंटल है, उनको भी क्या करना है? रोकना है। आपसे उद्देश्य पूछा तो आप बहुत इजी वे में उद्देश्य समझा सकते हो कि ना, एक्ट टू प्रोहाइबिट, an act to prohibit indecent representation of women through any manner, publication, advertisement, writing, paintings, figures, any other matter, और connected और incidental matter there। ठीक है, एक बार उसमें देख लेते हैं कब आया था ये। 23 दिसंबर 1986 को इसका क्या हुआ है? एनेक्टमेंट हुआ है। और मुझे जितना याद आ रहा है 2 अक्टूबर को कुछ था। एक बार अपन चेक कर लेते हैं। एनफोर्समेंट 2 अक्टूबर का था। क्यों याद है वो भी बता दूंगी मैं आपको। देखो पता है क्यों याद है मुझे ये? एग्जाम में, प्री के एग्जाम में आया था एनेक्टमेंट डेट। ठीक है, क्या कौन सी डेट आई थी? एनेक्टमेंट डेट। आरजेएस 2021 का क्वेश्चन था, एनेक्टमेंट डेट। और बस मैं याद करके गई थी 2 अक्टूबर 1987, जबकि 2 अक्टूबर 1987 इसकी क्या है? एनफोर्समेंट डेट है। तो मेरा एक नंबर गलत हुआ था, तो मुझे याद है कि इसकी जो एनेक्टमेंट डेट है वो 23 दिसंबर 1986 है, और इसकी जो एनफोर्समेंट डेट है वो 2 अक्टूबर 1987। आज ये क्या क्या लिखा हुआ है नोट्स में कि हम आईपीसी में भी देखते हैं 292 293, आज के जमाने में 294 295 हो गया। आर्टिकल 19 में भी देखते हैं, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट आपको पता ही है कि भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं क्या? 19 के 2 में करते हैं ना, पब्लिक मतलब मोरालिटी और ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो आर्टिकल 19 हम बोल सकते हैं कि भाई हम महिलाओं के बारे में कुछ भी बोले, लेकिन वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, और इसके अलावा आईटी एक्ट, सिनेमेटोग्राफी एक्ट, सम सेक्शंस, इनको ध्यान रखना पड़ता है। एक्ट नंबर 60 है 1986 का, वही अगेन प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल है 1986 में हुई है, केम इन फोर्स 2 अक्टूबर 1987। 2012 में एक अमेंडमेंट बिल लाया गया, समझना। उसमें ये कहा गया कि भाई जो आईटी एक्ट है उसको भी मर्ज करा जाए। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम इसके थ्रू भी क्या करते हैं, इन चीजों को लाइक इन चीजों को इंडिसेंट रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी ऐड किया जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि मतलब ये डिसाइड हुआ कि उनके संबंध में एक सेपरेट एक्ट है, आईटी एक्ट। ध्यान रखना यही लिखा है कि देयर वाज एन अमेंडमेंट बिल आया था। अगेन मैं क्या बोलूं, बिल आया था, एक्ट नहीं बन पाया वो। कि देयर वाज एन अमेंडमेंट बिल इन 2012 in which it was specified that communication which are in e-form should also be included, but the bill has been withdrawn on 26 July 2021 stating that IT Act is competent। मतलब इन्होंने
आईटी एक्ट को कॉम्पिटेंट बताया, और ये जो ई फॉर्म्स में जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है वुमन का, तो उन्होंने उस चीज को मना कर दिया कि भाई आईटी एक्ट मच क्या है, मच कॉम्पिटेंट है। पढ़ी चुके हम, इसका क्या प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट आपने पढ़ ही लिया, टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन थ्रू कॉपी एफ एनी अदर मैनर, कनेक्टेड मैनर, इंसिडेंटल मैनर। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट क्या है, ठीक है, इंडिसेंट रिप्रेजेंट संपूर्ण भारत पे अप्लाई होता है, जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होता है। सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन रट लेनी है, टू का सी, टू का सी, टू का सी, टू का सी आपको याद रखना है। अब थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। टू के ए में एडवर्टाइजमेंट है, दो के बी में डिस्ट्रीब्यूशन है, और दो के ई में पैकेज। और ये डेफिनेशन इनक्लूसिव डेफिनेशन है। अगेन मैं क्या बोल रही हूँ, ये आपको पता ही होगा, अपन बार बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि ये जनरल डेफिनेशन नहीं है, ये जनरल डेफिनेशन नहीं है। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, इसने लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड सैंपल, तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन है, तो नहीं, इन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तुम किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन यदि तुम फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सैंपल के तौर पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो भी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो देखो, ये बहुत अजीब तरीके से लिखा हुआ है कि जहां इंक्लूड वर्ड यूज होता है वहां पे ऑब्जेक्ट होता है लेजिस्लेचर का इस चीज को एनलार्ज करना या वाइडन करना। तो वाइडली डेफिनेशन है, अपार्ट फ्रॉम जनरल मीनिंग इट मे बी डिफाइंड एज। अब देखो एडवर्टाइजमेंट कैसा, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट अभी अपन डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, पहले जनरल मीनिंग पढ़ेंगे क्योंकि इसमें इंक्लूसिव डेफिनेशन है। एक तो होते हैं परमानेंट, एक होते हैं परमानेंट, और एक होते हैं टेम्पररी एडवर्टाइजमेंट। परमानेंट मतलब जैसे अपन स्कूल के बोर्ड, कॉलेज के बोर्ड पे नहीं रहते, नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट जो परमानेंट नेचर के होते हैं। टेम्पररी, लाइक मान लो स्मोक से वुमन की गलत इमेज बना दी, ठीक है, स्मोक से मतलब स्मोक से बना दी, साउंड से बना दी, लाइट से बना दी, ठीक है, तो वो कुछ टेम्पररी नेचर का भी है, तो उस चीज को भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो यही लिखा है कि एडवर्टाइजमेंट में दो तरीके की चीजें होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्पररी। तो परमानेंट में जो कागज वागज रहते हैं, और टेम्पररी लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड और स्मोक। अब क्या लिखा है, और यदि हम एडवर्टाइजमेंट का जनरल मीनिंग देखें तो जनरल मीनिंग है कम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट टू अनदर, ठीक है, ये सब बहुत ओवर लिखा हुआ है। आ जाइए डेफिनेशन में, इंक्लूसिव डेफिनेशन देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट की इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या है। जो हमने पढ़ा वही है, हमने दो तरीके की डेफिनेशन पढ़ी एडवर्टाइजमेंट में। कौन सी डेफिनेशन पढ़ी, एक डेफिनेशन पढ़ी जो परमानेंट नेचर की होती है, विच इज ऑफ परमानेंट नेचर, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स, मतलब जनरल मीनिंग तो कम्युनिकेट टू अनदर है, तो एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट। नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट, डन, ये हुआ परमानेंट नेचर का, एक बार हैंड रेज करो, ये परमानेंट नेचर का हुआ, ठीक है। और और कौन सा टेम्पररी नेचर का, लाइक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ स्मोक, बाय मीन्स ऑफ गैस, बाय मीन्स ऑफ लाइट। भाई ऐसा भी तो, लाइक स्मोक से तुमने, स्मोक से या गैस से वुमन की गलत इमेज बना दी, लाइट के थ्रू गलत इमेज बना दी, तो ये भी इस चीज के अंदर इंक्लूडेड है। डेफिनेशन मोस्टली पूछी जा सकती है एडवर्टाइजमेंट इन इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, जनरली यही पूछी जाती है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन क्या होता है। अदरवाइज मतलब बाय चांस दिमाग खराब हो सामने वाले का कि भाई पूछना है तो वो पूछ सकता है। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स, तो डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन जनरल मीनिंग तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लाइक आपने किसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करवाया, पैसों में डिस्ट्रीब्यूट कराया, लेकिन इन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल, वेदर फ्री और अदरवाइज। तो नॉट सो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, बट ठीक है, चल जाता। फिर इंडिसेंट छोड़ देते हैं, लेबल। लेबल क्या होते हैं, देखो लेबल दो तरीके से दिखेंगे तुम्हारे को, कितने तरीके से, दो तरीके से। जैसे मान लो मैं तुम्हारे को कभी बुक भिजवाती हूँ, मैंने तुम्हारे को सीपीसी की मान लीजिए बीएनएसएस की बुक भिजवाई, तो एक मैं क्या करूंगी, एक मैं हाथ से लिख के दूंगी। जैसे मान लो मैं अर्चित के घर भिजवा रही हूँ, तो मैंने लिखा अर्चित धानुका, ठीक है, मकान नंबर दिस फलाना ढिमकाना, पिन कोड दिस, ठीक है, मेल आईडी दिस, और मैंने क्या कर दिया, मेरे इनोवेटिव जुडिशरी का क्या लगा दिया, स्टाम्प लगा दिया, स्टाम्प लगा के मार्क कर दिया। तो देखो, तो ये भी चीज इंक्लूडेड है। और दूसरा, कभी तुम्हारे यहाँ पे मैंने बुक भेजी हो बीएनएसएस की, जैसे किसी किसी ने आप लोगों में से किसी ने मंगवाई, अपन क्या करते हैं, प्रिंट निकाल लेते हैं। तो प्रिंटेड मैटर जो फिक्स्ड रहता है, अफिक्स देखो प्रिंट निकाला और फिर अफिक्स करा अपॉन द पैकेज। तो लेवल का मतलब, जो लेबल होता है ना, लेबल, लेबल का मतलब क्या होता है, लेबल एक तो ये लेबल जो मैंने हाथ से लिखा, ठीक है, तो लेबल मीन्स एनीथिंग रिटर्न, मैंने लिखकर क्या करा था, इनोवेटिव जुडिशरी का स्टाम्प लगा के उस पर मार्क कर दिया था कि मेरा है। तो एनीथिंग, लेबल मीन्स एनीथिंग रिटर्न, मार्क्ड और स्टैम्प्ड। फिर मैंने क्या करा था, प्रिंट निकाल के मैंने अर्चित का नाम उस पे वर्ड में प्रिंट करके उसका क्या करा, लेबल निकाल दिया। तो प्रिंटेड
ग्राफिक, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफिक्स टू अपॉन एनी पैकेज, मतलब बुक के जो पैकेज है उस पर बना के दे रही हूँ ना, लगा के देती हूँ। तो क्या हुआ, वापस देखो, लेबल मीन्स एनीथिंग जो मैंने लिखा, रिटन, स्टैम्प, मार्क, और प्रिंटेड, ग्राफिक और अफिक्स्ड ऑन एनी पैकेज, इसे बोलते हैं लेबल। ठीक है। पैकेज का मतलब, पैकेज कुड बी एनीथिंग, पैकेज का मतलब एक बॉक्स भी हो सकता है, पैकेज का मतलब कार्टून भी हो सकता है, पैकेज का मतलब टिन भी हो सकता है, पैकेज का मतलब अदर कंटेनर हो सकता है। ठीक है। तो पैकेज इंक्लूड्स बॉक्स, कार्टून, टिन, अदर कंटेनर। प्रेस कर, तो दो तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अभी जितना समझ में आए तीन डेफिनेशन ध्यान रखो। लेबल की डेफिनेशन, तो लेबल मीन्स रिटन, स्टैम्प्ड, मार्क्ड, प्रिंटेड, ग्राफिक और अफिक्स्ड ऑन एनी पैकेज। ठीक है। पैकेज का मतलब तो तुम्हें याद, टिन, बॉक्स, एनीथिंग कुड बी पैकेज। एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स परमानेंट एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, सर्कुलर, रैपर, अदर डॉक्यूमेंट और विजुअल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय गैस, लाइट, स्मोक। ठीक है। अब अपन बात करते हैं किस चीज की, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। बहुत अच्छी और बड़ी डेफिनेशन है, और एग्जाम में कुछ नहीं पूछेंगे तो 3 नंबर से पूछ लेंगे। पूरे इस बुक में है ही क्या, इस चैप्टर में क्या, मतलब इस सब्जेक्ट में है ही क्या, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। व्हाट इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। ठीक है। तो अपन ध्यान रखते हैं, बिल्कुल अपन नोट्स के थ्रू याद करेंगे, नोट्स अच्छे हैं इसके। देखो छोटी छोटी चीजें अपन ये भी देख लेते हैं। जनरल लॉ अपने आईपीसी में है। ठीक है। तो आईपीसी में ऑप्शन बुक्स जाती है, और 293 में ऑप्शन बुक्स जाती है यंग को। आजकल के जमाने में यहाँ लिख दिया चाइल्ड, यंग वंग शब्द हटा दिया गया, बीएनएस में लिख दिया चाइल्ड। चाइल्ड मतलब 18 साल से छोटा बच्चा। यहाँ पे पहले 20 साल था, वो चीजें हट चुकी है, डायरेक्ट चाइल्ड मतलब छोटा बच्चा। हर जगह बार बार जो हो रहा था डिस्क्रिमिनेशन, लड़के की उम्र ये, लड़की की उम्र ये, इन्होंने सीधी बात लिख दी चाइल्ड। तो ऑप्शन बुक, यदि आप अश्लील बुक भिजवाते हो, नॉर्मल व्यक्ति को 292 लगता है, और अश्लील बुक यदि 18 साल से छोटे बच्चे को अपन कुछ करते हैं तो 293 लगता है। ठीक है। फिर इसके अलावा 294 में आप पब्लिक प्लेस पर क्या कर रहे हो, पब्लिक प्लेस पे गंदे गाने गा रहे हो, पब्लिक प्लेस पे इमेज बना रहे हो, तो 294 लगता है, 200 ना। और 509 में किसी महिला की मॉडेस्टी को इंसल्ट करने के लिए वर्ड कुछ बोल रहे हो। ठीक है। ये सब ठीक है। आईटी एक्ट में भी है, ठीक है, कोई अपन को करना नहीं है सब चीजें। आईटी एक्ट में आर्टिकल 67, 67, सेक्शन 67, 67A ये सब दिखेंगे आपको। और इसके अलावा भी सिनेमेटोग्राफी एक्ट। तो आपसे पूछा गया कि भाई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के अलावा कौन कौन से एक्ट हैं, या तुमसे पूछा गया कि बीएनएस के अलावा कहाँ कहाँ लिखा है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, तो बीएनएस के अलावा अपन इस पूरे एक्ट में देखते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा अपन आईटी एक्ट में देखते हैं 67A, 67B। इसके अलावा भाई जब मूवीज वगैरह जाती है, होते हैं ना, मूवीज वगैरह जाती है तो अंडर एडल्ट, एडल्ट ये देते हैं ना मार्क। तो इसके अलावा भी सिनेमेटोग्राफी एक्ट का पार्ट सेकंड, ठीक है, जिसमें 5A की सर्टिफिकेट देते हैं कि एडल्ट मूवी है या अंडर एडल्ट मूवी है, और 5B प्रिंसिपल टू इशू, मतलब इशू सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ है, दिमाग नहीं लगाना। तो इसके अलावा 3 चीजें हैं, यदि अपन इस एक्ट के अलावा 3 चीजें बोले तो आईपीसी में भी दिखता है अपन को, सिनेमेटोग्राफी एक्ट के 2 में भी दिखता है, पार्ट 2 में, और किसमें दिखता है, आईटी एक्ट के 67A, 67B में भी दिखता है, और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में भी दिखता है। ठीक है। अब आओ, ये सिर्फ सब चीजें हमने पढ़ चुका, डिस्ट्रीब्यूशन में लेबल की डेफिनेशन पढ़ चुके, पैकेज की डेफिनेशन पढ़ चुके। अब देखो क्या करना है अपन को, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। ठीक है। तो देखो क्या है, वुमन की 4 चीजें, अपन 4 चीजों का वर्णन कर रहे हैं वुमन की। क्या चीज, फिगर, फॉर्म, बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी। 2 F है, 2B है। क्या कर रहे हैं, डिपिक्ट, डिपिक्ट मतलब वर्णन। तो वुमन की फिगर, वुमन का फॉर्म, वुमन का बॉडी और वुमन का पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है। ऑफ वुमन, अब किस मैनर, मतलब किसी मैनर में अपन क्या कर रहे हैं, वापस ये पूरी डेफिनेशन ऐसे ही याद होगी, यहाँ आपको देंगे 4 शब्द, डिपिक्ट वुमेन्स फिगर, फॉर्म, बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी। इस तरीके से कर रहे हैं, जिसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इफेक्ट क्या हो रहा है। तो वुमेन के लिए 3 इफेक्ट है, वुमेन के लिए 3 इफेक्ट है। क्या कर रहे हैं अपन, वुमेन को इंडिसेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेरोगेटरी है उसके लिए, या डिसग्रेड है, डिसग्रेडिंग। 3 शब्द कौन कौन से, आप जिस तरीके से वुमेन को मतलब प्रेजेंट कर रहे हो उस, वो वुमेन के लिए इंडिसेंट है, डेरोगेटरी है मतलब असम्मानीय है, और डिसग्रेड, आप वुमेन को डिसग्रेड कर रहे हो। तो ये तो तुमने करा, और उससे इफेक्ट क्या हो रहा है, उससे इफेक्ट हो रहा है डिप्रेव और करप्ट। डिप्रेव कर रहे हो पब्लिक मॉरलिटी, मॉरलिटी, और करप्ट कर रहे हो पब्लिक को। देखो अपन ने कुछ याद नहीं करा,
अपन सिर्फ डेफिनेशन बनाने के लिए अपन को ये बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है डिपिक्ट, यहाँ पे तुमने चार चीजें देखी। क्या चार चीजें देखी? एक दिखा फिगर, एक देखा फॉर्म, एक देखी बॉडी, और एक देखी पार्ट ऑफ बॉडी। भाई फिगर फॉर्म के अलावा कुछ बॉडी का और भी तो हिस्सा है, पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ वुमेन इन एनी मैनर। अब इस एनी मैनर से क्या हो रहा है? दो इफेक्ट पड़ रहे हैं। क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं? दो इफेक्ट। एक तो वुमन को इफेक्ट कर रहा है, तो वुमन को इफेक्ट क्या पड़ रहा है? वुमेन को पड़ रहा है तीन। इंडिसेंट इफेक्ट पड़ रहा है वुमन के लिए, ये डिसग्रेडिंग है और डेरोगेटिंग है। और ये तो वुमन के लिए इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? आप डिप्रेव कर रहे हो, करप्ट कर रहे हो, मतलब आप डिप्रेव कर रहे हो, करप्ट कर रहे हो मोरालिटी को या पब्लिक को। एक बार हैंड रेस करो, याद रखो कि सिंपल, बिल्कुल स्क्रीन देखोगे, यहाँ चार चीजें हैं और इसके दो इफेक्ट हैं, एक वुमन पे इफेक्ट पड़ रहा है और एक इंसानों पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए, बस ये डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो गई यदि आप इस तरीके से याद करोगे। तो देखो, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन मीन्स डिपिक्शन इन एनी मैनर। डिपिक्शन तो शब्द याद रखोगे ना, डिपिक्ट, तो आप डेफिनेशन पूरी कंप्लीट कर पाओगे। देखो क्या बोला मैंने, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन मीन्स डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ फिगर ऑफ अ वुमन, हर फॉर्म, बॉडी और पार्ट ऑफ बॉडी इन सच अ वे। ठीक है, तो indecent representation of woman means representation of depiction of woman in any manner, like in any manner, in the figure, in the form, in the body, in the part of body, in such a way, इस तरीके से, have the effect, जिसका इफेक्ट क्या है? to being indecent, derogatory, denigrating। मैं गलत शब्द बोल रही थी, derogatory, denigrating, तो जिससे क्या है? with the effect of being indecent, denigrating, derogating of woman, और is likely to deprave और corrupt और injure। डिप्रेव कर रहा है, करप्ट कर रहा है, इंजर द पब्लिक मोरालिटी एंड मॉरल्स। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, एग्जाम में याद करना लेकिन मुश्किल हो जाता है। अपन बोल रहे हैं indecent representation of woman means depiction of women's in any manner, फिर of form, of figure, of body or of part of body और of in such a way, उस तरीके से, in such a way of being indecent, denigrating, derogating ये क्या? denigrating, ठीक है, derogatory to the woman, और deprave, corrupt, injure the public morality और morals। ठीक है, वापस देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे सुंदर तरीके से लिखते हैं। डिपिक्शन में डिपिक्शन ऑफ वुमन इन एनी मैनर, डिपिक्शन ऑफ वुमन, तो औरतों का डिपिक्शन है, यहाँ पे आदमियों का नहीं, डिपिक्शन ऑफ वुमन इन एनी मैनर। ठीक है, ऑफ फॉर्म, ऑफ फिगर, फिगर पहले, फॉर्म, बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी, इन सच अ वे, इन सच अ ऑफ बीइंग indecent, denigrating, derogatory to woman, or which deprave, DCI, corrupt और injure, deprave, corrupt और injure public morality और morals। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ बेरेक्ट में, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ। 12:26 हो रहा है, 12:29, 10 सेकेंड। ठीक है, आराम से इसको याद करके आओ, पहले एक बार अब याद हो जानी चाहिए। अब आ जाओ, ठीक है, अब देखो, इसके अंदर दो ऑफेंस है, इस चैप्टर मतलब इस बुक के अंदर दो ऑफेंस है। कौन कौन से? सेक्शन 3, सेक्शन 4। कौन से ऑफेंस है? सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 के अंदर मतलब देखना, सेक्शन 3 में क्या है, सेकंड देखो, दो तरीके, आप खुद सोचो। मान लो कि मैं पारुल जैन हूँ, मेरी बुक में कोई इनडिसेंट चीजें लिखी हुई है, ठीक है, बना मैं रही हूँ लेकिन पब्लिश आप कर रहे हो। क्या बोला मैंने? बना मैं रही हूँ लेकिन आप पब्लिश आप कर रहे हो, तो ये कौन सी सेक्शन का ऑफेंस है? सेक्शन 3 का ऑफेंस। आपने जो ऑफेंस किया वो कौन सा ऑफेंस है? सेक्शन 3। एक बार हैंड रेज करो,
समझो, समझ गए ना मैंने क्या बोला? बना मैं रही हूं, ठीक है, और पब्लिश आप कर रहे हो, तो सेक्शन 3 में क्या लिखा है? सेक्शन 3 में है पब्लिश करने का ऑफेंस। एक बार हैंड रेज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ में नहीं आएगा आपको अदरवाइज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसको ऑफेंस, जैसे मान लो गरिमा ने मेरी बुक पब्लिश करी है, एग्जाम्पल समझना, तो ये गरिमा, ये ऑफेंस किसके लिए? गरिमा के लिए। और मैं उस चीज को बना रही हूँ, प्रोड्यूस कर रही हूँ, उस चीज को लेट कर रही हूँ, हायर कर रही हूँ, तो मेरा कौन सा ऑफेंस है? सेक्शन 4। यहाँ वर्ड जरूर पब्लिकेशन लिखा हुआ है, लेकिन सेक्शन 4 में बड़ा ऑफेंस है। एक बार हैंड रेज करूं वापस। सेक्शन 3 में पब्लिकेशन और सेक्शन 4 में प्रोड्यूस। डन ना? अर्चित, निकिता, शिखा, गरिमा, ठीक है, अब आ जाओ, बस याद हो गया। बस ये इन दोनों का डिफरेंस समझना जरूरी है। तो नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश or arrange or take part in publication or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of women in any form. ठीक है, no person shall publish or cause to be published or take or arrangement in publication or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of women. तो सेक्शन 3 एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था भी एग्जाम में आया। तो नो पर्सन कॉज पब्लिश, नो पर्सन शैल पब्लिश, कॉज टू बी पब्लिश, टेक और पार्ट इन एडवर्टाइजमेंट और एग्जीबिशन इन एनी फॉर्म विच कंटेन्स इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। और सेक्शन 4 क्या है? सेक्शन 4 एक बड़ा ऑफेंस है। क्या चाहिए? सेक्शन 4 एक बड़ा ऑफेंस है। लिखा है यहाँ पे पब्लिकेशन है, क्या लिखा है यहाँ पे? पब्लिकेशन लिखा हुआ है, लेकिन सेक्शन 4 में आप यदि बुक को बना रहे हो, पब्लिश तो आप कर रहे हो, बाकी काम तो मैं ही कर रही हूँ, बुक को कॉज कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, बुक नहीं, यहाँ पे बुक नहीं, कोई पॉपीएफ करके पब्लिकेशन और ये सब चीजें, आप यदि इस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, कॉज टू भी प्रोड्यूस कर रहे हो, और सेल कर रहे हो, लेट टू हायर कर रहे हो, पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो, तो सेक्शन 4 का ऑफेंस है। तो देखो, नो पर्सन शेल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस, सेल, ये सब चीजें मेरी है। मैं गरिमा और मेरा एग्जांपल इसलिए दिया, गरिमा का काम सिर्फ पब्लिश, छोटा काम, छोटा हिस्सा है गरिमा का, मेरे हिस्से में प्रोड्यूस, कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्क्यूलेट और सेंड बाय पोस्ट ऑफ एनी ओपीएफ विच कंटेंट इन रिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी। याद हुआ सेक्शन 3 और सेक्शन 4? सेक्शन 3 में नो पर्सन शेल पब्लिश, कॉज टू पब्लिश, take or part in arrangement of publication or exhibition which contain of any advertisement which contains indecent representation of women. और section 4 कि no person produce, cause to produce, sale, let to hire, circulate, post, नहीं, book by post या circulate, send by post of any book, कोई copy है which contains indecent representation of women। एक जल्दी से हैंड रेज करो, आपसे पूछा गया क्या दिया गया है? दो ऑप्शन है, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। लेकिन ये किस पे अप्लाई नहीं होता? ये एक्सेप्शन, ये पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है आपको। ये इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन किस पे अप्लाई नहीं होता? तो आ जाइए, किस पे अप्लाई नहीं होता? तो अपन स्कूल में देखते थे भाई, स्कूल में जो साइंस है, लिटरेचर है, आर्ट है, वहां पे चीजें, वहां पे अंग वंग छाप देते थे भाई वो महिलाओं के, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा। और कोई भी किताब, जैसे पुराने जमाने की जो धर्म की किताबें थी, तो उसमें भी हुआ करते थे भाई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, तो उस पे अप्लाई नहीं होगा। तो पहली है बुक, पहली क्या है? ये पॉपीएफ, पहली क्या है? कोई पॉपीएफ, बुक्स, एनी बुक, पेपर, राइटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, ठीक है। द पब्लिकेशन ऑफ विच इज जस्टिफाइड फॉर भाई, जिसका पब्लिकेशन पब्लिक गुड के लिए रिक्वायर है, किस ग्राउंड पे? कि भाई उस वो इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, इन द इंटरेस्ट ऑफ लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल कंसर्न। ठीक है, मैंने क्या कहा? ऐसी बुक्स जो पब्लिक गुड के लिए रिक्वायर है और जस्टिफाइड है। भाई 10th क्लास में अपन पढ़ते हैं, 8th क्लास की बुक, 9th क्लास की बुक, तो विच इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक गुड, और ये प्रूफ हो चुका है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न। और दूसरी बुक कौन सी है? दूसरी बुक जो रिलीजियस पर्पस के लिए बोनाफाइडली रखी जाती है। समझ में आया? तो पहला क्या है? पॉपीएफ। पहली क्या है? बुक्स। पहली क्या है? बुक्स। भाई इनको लिखना जरूरी है, आपको समझ में नहीं आएगा, एकदम से सब मिक्स मर्ज हो जाता है।
सबसे ए में दो चीजें हैं। ए में क्या चीजें हैं? दो चीजें, कोई भी बुक, कोई भी पैम्पलेट, कोई भी पेपर, कोई भी स्लाइड, कोई भी फिल्म, कोई भी राइटिंग, कोई भी ड्राइंग, जो जिसका पब्लिकेशन पब्लिक गुड के लिए रिक्वायर है, और इट इज प्रूफ कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न। और कोई सी भी बुक जो बोनाफाइडली रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक पर्पस के लिए रखी जाती है। अब देखो बुक के बाद में अपन क्या देखते हैं भाई? अजंता एलोरा नहीं, कौन सी वो थी, कौन सी थी जहाँ पे मैं कुछ गलत बोल रही हूँ और जहाँ पे पुराने जमाने में जो मूर्तियां मूर्तियां बनी रहती थी, गैलोर, अजंता एलोरा, खजुराहो की, जैसे ये सारी चीजें ना। पर भाई आप लोगों को पता है जहाँ पे भाई ये चीजें लगी, मॉन्यूमेंट, ऐसे मॉन्यूमेंट्स, हाँ, तो ये सारी चीजें इन पे कैसे अप्लाई हो जाएंगी? तो ये चीजें हैं कि एनी, देखो, एनी रिप्रेजेंटेशन, वो चीजें क्या हुई, बनाई हुई, मतलब स्कल्पचर्ड है, एनग्रेव्ड है, तो पेंटेड है, अदरवाइज रिप्रेजेंटेड, तो एनी रिप्रेजेंटेशन, अजंता एलोरा की छतरियां, खजुराहो, इन चीज जगह पे ये बनी हुई है, तो एनी रिप्रेजेंटेशन जो इसका, भाई अब तुम जाके बोल दो कि ये भी तो इंडिसेंट है, लगा तो सकते हो ना तुम उस पे भी, तो ये अपवाद की श्रेणी में आती है। तो कोई भी चीजें जो स्कल्पचर्ड है, ग्रेव्ड है, पेंट है, और अदरवाइज किस पे? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स पे। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स है ना वो, which is within the meaning of ancient monuments and archaeological sites and remains है। भाई ये पुराने जमाने की चीजें रह गई है, तो अपन ने ये किसके अंदर जाती है? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट के अंदर चली जाती है। तो अपन ने बोला एनीथिंग विच इज एनीथिंग, ठीक है, ठीक है, एनीथिंग, तो क्या बोल रही थी मेरे को, ठीक है, कोई भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, कोई भी चीजें जो एनग्रेव्ड है, जो भी स्कल्पचर्ड है, कहाँ पे? पूरा मतलब एंशियंट मॉन्यूमेंट्स पे। और ये सब चीजें अपन कहीं कहीं मंदिरों में भी देखते हैं, भाई देखते हैं ना, तो कहाँ पे ये चीजें एनग्रेव्ड है? टेम्पल, ठीक है, और कोई जैसे रथों पे भी देखते हैं, तो कोई भी कार जो आइडियल्स को कैप्ट करने के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए यूज की जाती है। तो देखो तीन चीजें इसके अंदर, पहली हमने किताबें पढ़ ली, दूसरी हमने कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो एनक्रेव्ड है, स्कल्पचर्ड है, शब्द थोड़े थोड़े याद कर लेना, पेंटेड है और अदरवाइजली रिप्रेजेंटेड है, कहाँ पे? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स पे। और एंशियंट मॉन्यूमेंट्स जो किसकी डेफिनेशन के अंदर आते हैं? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट 1958। थोड़ा बहुत मुझे याद है, ऐसे अच्छे से याद नहीं, चेक करने वाले को भी कितना क्या पता होगा, जो किताबें चेक कर, मतलब पता तो हो गई, लेकिन इतना ठीक है, वो दे ही देगा 2 में से 1 नंबर, इतना तो याद नहीं। और दूसरा, कोई भी मंदिर, घुसते हैं तो मंदिरों में बन सकता है, कोई भी रथों पे बन सकता है, जो कैप्ट की जाती है रिलीजियस पर्पस के लिए। तीसरी चीज, ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होती? अभी बताया ना मैंने, मूवीज, मूवीज का सिनेमेटोग्राफी एक्ट, मतलब मूवीज पे थोड़ी अप्लाई होगा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, एडल्ट, अंडर एडल्ट, ये थोड़ी देता है। तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट के पार्ट सेकंड पर ये अप्लाई नहीं होता है। याद हो गया? एक बार हैंड रेज करो, 3 चीजें याद करवाई मैंने, आ जाओ, क्या याद करवाई? कहाँ पे अप्लाई? जैसे सेक्शन 3 में पब्लिश है, सेक्शन 4 में प्रोड्यूस है, एक्सेप्शन लिखा है, 4 में एक्सेप्शन लिखे हैं। सबसे पहले, कोई भी कॉपी है, पेपर, पेंटिंग, जो भी देख लेना, पेपर या राइटिंग, जो विच इज जस्टिफाइड इन पब्लिक गुड, जस्टिफाइड है पब्लिक गुड के लिए, और ये प्रूव हो चुका है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स या अदर चीजों में। और कोई भी जो बुक है जो रिलीजियसली, मतलब पर्पसली, बोनाफाइडली रखी जाती है रिलीजियस पर्पस के लिए। बी पॉइंट, बी पॉइंट, एनीथिंग विच इज एनग्रेव्ड, विच इज स्कल्पचर्ड, विच इज पेंटेड और अदरवाइज, कहाँ पे? आर्कियोलॉजिकल, सॉरी, उसमें एंशियंट मॉन्यूमेंट्स में, जो किसके अंदर कवर है? एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर कवर है। और कोई भी मंदिर, टेम्पल, जो रथ, लाइक जो कार है, जो आइडल्स को रखने के लिए रखी जाती है, और रिलीजियस पर्पस के लिए। और तीसरा हिस्सा, सिनेमेटोग्राफी एक्ट के पार्ट सेकंड पर अप्लाई नहीं होता है। एक बार हैंड रेज कर दो, याद हो गया क्या? बस सिंपल, एक बार बेरेक्ट से दोबारा पढ़ लो, 1 मिनट का टाइम देते हैं, ठीक है? 12, 40, 38 याद हो जाएगा, कुछ ही नहीं। 12, 40, 42, 3 और 4, और इसके सेक्शन 5 भी एग्जाम में आ सकता है, कि मान लो कि चीजें पूछा जाता है। सेक्शन 5 प्री का क्वेश्चन है कि कौन ऑर्डर देता है कि जाके मान लीजिए कि किधर ये किताबें बिताबें पढ़ी है तो उठा के लेकर आ जाओ। तो सब चीजें हम ऑलरेडी सीआरपीसी में पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़ चुके हैं? सीआरपीसी के सेक्शन 93, 94, जहाँ पे सर्च सीजर की बातें लिखी हुई है। तो वही वही चीजें, सेम टू सेम चीजें हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कौन ऑर्डर देता है।
तो power to search, enter and search subject to the rule may be prescribed any gazetted officer authorized by state government. ये important है, कौन जा सकता है? Gazetted officer authorized by state government may within the local limits of the area for which he is authorized क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है, उस जगह पे जा सकता है, सर्च कर सकता है सारी रीजनेबल आइटम, साथ में आपको उसको असिस्टेंस भी देनी पड़ेगी कोई व्यक्ति है तो, जो उसको लगता है नेसेसरी, और जहां पे उसको लगता है कि ये ऐसा ऑफेंस जो इस एक्ट के अंदर कमिट हुआ है। क्या बोला मैंने? एनी गजेटेड ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड बाय है स्टेट गवर्नमेंट वो एंटर कर सकता है, क्या कर सकता है? सर्च कर सकता है सारी चीजें उस जगह को जहां पर उसको लगता है कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है। सर्च कर, एंटर करेगा, सर्च करेगा, फिर क्या करेगा? सीज कर सकता है उस जगह को, उन सारी चीजों को, सारे जो पब्लिकेशन है, फिल्म्स है, इन सब चीजों को, फिगर्स है, जिसको इसको रीजन टू बिलीव है कि उसने सेक्शन का इन एक्ट के सेक्शन का क्या किया? कॉन्ट्रावेंशन किया। मान लीजिए कि कोई भी उस प्लेस पर कोई भी रजिस्टर वगैरह है, डॉक्यूमेंट है, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है जो उसको रीजन टू बिलीव लगता है कि ये मुझे एविडेंस देगा, उसको भी एग्जामिन कर सकता है। क्या कर सकता है? एग्जामिन कर सकता है। तीन चीजें करी, एंटर करा, सर्च करा, सीज करा और इंस्पेक्ट करा। एंटर सर्च सीज किस चीज को करा? जिसको लगता है कि इस एक्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है। और इंस्पेक्शन किसका करा? इंस्पेक्शन उसका करा जिसको ऐसा लगता है कि उससे मुझे एविडेंसेस मिल जाएंगे, उन सारे रजिस्टर का क्या करा? वो करो। ठीक है, सब चीजों को इंस्पेक्ट करा। फिर लेकिन वही सेम कि ड्वेलिंग हाउस में विदाउट वारंट, आप किसी के घर में विदाउट वारंट एंट्री नहीं लोगे। ठीक है, किसी ड्वेलिंग हाउस में विदाउट वारंट एंट्री नहीं लोगे। फिर क्या बोला? मान लो कि ये समझो ये मेरी किताब है, मान लो ये मेरी बीएनएसएस की किताब है। इस बीएनएसएस की किताब में, इस बीएनएसएस की किताब के 4 पेज जो है इंडिसेंट है। तो इन्होंने कहा कि वो 4 पेज को यदि वो 200 पेजों से अलग नहीं किया जा सकता तो 200 के 200 पेज की किताब उठा के लेकर चला जाए। क्या बोल, इसको मत ले जाओ, ये खराब है किताब। अरे यार, इनमें भी नहीं है क्या? ये पढ़ी तो सही, खराब हो रही है ना ये। देखो, मैंने क्या कहा कि यदि किसी चीज को अलग नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो पूरी की पूरी ले आएगा। देखो ये लिखा है कि प्रोवाइडेड फर्दर द पावर ऑफ सीजर, उस चीज के संबंध में भी एक्सरसाइज किया जा सकता है जो एडवर्टाइजमेंट जिसके अंदर कोई कंटेंट इंक्लूडेड है, यदि वो एडवर्टाइजमेंट सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स उस आर्टिकल से सेपरेट नहीं किया जा सकता वो इंडिसेंट चीज, तो पूरे का पूरा उठा के लेकर आ जाएगा। फिर किसके अप्लाई होंगे, कौन से सेक्शन अप्लाई होंगे? तो सीआरपीसी अप्लाई होगा, 94 अप्लाई होगा, जैसा लिखा हुआ 94 में भी सर्च सीजर संबंधित चीजें लिखी हुई है। और ये लिखा हुआ है कि जैसे ही सब चीजें सीज कर लेगा, सर्च कर लेगा, तो मजिस्ट्रेट को लाकर कस्टडी में दे देगा, खत्म। ठीक है, दिखने में बड़ा लगता है, शब्द याद रखना, गेजेटेड ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट में सर्च, में एंटर, में सर्च, में सीज। ठीक है, किस चीज को? जो उसको लगता है कि इस एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। लास्ट सेकंड सीज, उसके बाद में इंस्पेक्ट, जो उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे एविडेंस देगा। उसके बाद में कि यदि किसी चीज को सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब कोई इंडिसेंट चीज है उसे सेपरेट नहीं किया जा सकता किसी डॉक्यूमेंट से, तो उस डॉक्यूमेंट और पेपर को उठा के ले आए। कौन से अप्लाई होंगे? सीआरपीसी अप्लाई होगा, सीआरपीसी का सेक्शन 94, बीएनएस का देख लेंगे अपन कौन सा है। इसके अलावा जैसे ही ले आएगा कस्टडी में तो मजिस्ट्रेट को दे देगा, खुद क्या करेगा? मजिस्ट्रेट को दे देगा। पेनल्टी याद करनी है, पेनल्टी अच्छी पेनल्टी है, याद करनी है इसकी पेनल्टी, इंपॉर्टेंट है इसकी पेनल्टी, शायद 2 साल, 2000, 5 साल, 5000, ऐसे कुछ लिखा है, मुझे याद नहीं। कि कोई भी पर्सन जो इस सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का कॉन्ट्रावेंशन करता है, फर्स्ट कन्विक्शन पे 2 साल प्लस, प्लस चलती है यहाँ पे, 2 साल प्लस अप टू 2000, 2 साल और अप टू 2000, और सेकेंड कन्विक्शन पे 6 महीने से लेकर 5 साल, 6 महीने से लेकर 5 साल प्लस 10,000 से लेकर 1 लाख। क्या बोला मैंने? यदि एक बार कन्विक्शन हो जाता है, फर्स्ट टाइम उस व्यक्ति का कन्विक्शन है, तो कितना रुपए? 2 साल प्लस अप टू 2000, और दूसरी बार कन्विक्शन होता है तो 6 महीने से लेकर 5 साल प्लस 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का आपके ऊपर क्या लगेगा? जुर्माना, जुर्माना।
जुर्माना लगे। ठीक है, याद रख लो पेनल्टी 2 साल 2000, 6 से महीने से लेकर 5 साल प्लस 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। ये सेक्शन 7 अपन एनआई में भी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 7 कि वेयर एन एक बार मैं बस रट मुंह से बोल के बता रही हूँ, बाकी आप समझ लेना। वही यहाँ पे कंपनीज है, अब कंपनी ऑफेंस कमिट कर रही है तो किसको मिलेगा, तो किसको मिलेगा पढ़ लेते हैं कि यदि एक ऑफेंस इस एक्ट के अंदर किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, कोई भी पर्सन जो जब ऑफेंस कमिट किया गया है, जब वो इंचार्ज था, रिस्पॉन्सिबल था उस कंपनी का या उस कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करने के का एज वेल एज द कंपनी, दोनों को इन्होंने समझो। सबसे पहले पैराग्राफ में दोनों जनों को बोला है, यदि कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, तो वह सारे पर्सन जो उसके इंचार्ज है, ये जो रिस्पॉन्सिबल है उसके बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए एज वेल एज द कंपनी, वो इस ऑफेंस की गिल्टी मानी जाएगी और इनके अगेंस्ट प्रोसीड हो सकता है। सेकंड पैराग्राफ, लेकिन किसी भी तरीके से वह यह उस व्यक्ति को लाइबल नहीं ठहराता है जो बोलता है कि ये काम मेरी नॉलेज के बिना किया गया या मैंने इसको रोकने का पूरा ड्यू डिलीजेंस से अपनी पावर एक्सरसाइज करी थी। ठीक है, और फिर पैराग्राफ नंबर सेकंड, notwithstanding anything contained in subsection where any offence under this act has been committed by a company and it is proved that offence has been committed with the consent and connivance and attributable or any neglect or part of any director, manager, secretary or other officer, such director, manager, secretary or other officer shall be proceeded against एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। देखो जितना मैं इसमें बुद्धि लगा पाती हूँ उसमें मेरी यही बुद्धि चलती है कि पहले पैराग्राफ में रिस्पॉन्सिबल पर्सन एज वेल एज कंपनी दोनों जिम्मेदार है, और सेकंड कोई है क्या और किसी को इस चीज का आइडिया कि ये, और सेकंड पैराग्राफ में ये मैनेजर, सेक्रेटरी और डायरेक्टर केवल ये रिस्पॉन्सिबल है क्या, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ? मतलब मैं तो इतना ही बुद्धि चलाती हूँ, मैं जब जब चीजें समझ में नहीं आती तो मैं रट लेती हूँ। तो मैंने ये पढ़ा है कि यहाँ पे लिखा है एज वेल एज द कंपनी, और सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि यदि कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है विद द कन्वीवेंस, मतलब कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ये प्रूव हो चुका है कि ये विद द कन्वीवेंस ऑफ सेक्रेटरी, मैनेजर, डायरेक्टर के द्वारा किया जा रहा है, तो डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ही लिखा है यहाँ पे, एज वेल एज कंपनी नहीं लिखा है। ठीक है, कंपनी का मतलब इसके अंदर फर्म, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है, और डायरेक्टर का मतलब जब डायरेक्टर शब्द हमने यूज करा है ऊपर तो पार्टनरशिप फर्म में तो डायरेक्टर नहीं होते, तो वहां पे पार्टनर को माना जाएगा। कौन से ऑफेंस होंगे? कोबो, कॉग्निजेबल, बेलेबल, मतलब कॉग्निजेबल उल्टा देखो, जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंस मैं सिखाती भी हूँ आप लोगों को बीएनएसएस, ये हर कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा नहीं है नॉन बेलेबल होता है, और हर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा नहीं होता है कि बेलेबल होता है। यहाँ पे है कोबो, ये कॉग्निजेबल है, मतलब बिना बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, और बेलेबल ऑफेंस है, कोबो ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है? कोबो ऑफेंस है, कि चाहे किसी भी कुछ भी लिखा हो, ये एक्ट में जो भी ऑफेंस है ये बेलेबल है और कॉग्निजेबल है। सेक्शन नंबर 9 की कोई भी व्यक्ति गुड फेथ में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी काम कर देता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी वो नहीं होगी, क्या नहीं होगी, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। कौन बनाएगी रूल? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी। अब आते हैं इसके केस लॉज पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो केस लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट वाले भी लिख लेना, लेकिन पुराने जमाने में चलता था आर वर्सेस हिकलिन। क्या चलता था? आर वर्सेस हिकलिन, ये अपन बीएनएस के साथ भी पढ़ चुके हैं आईपीसी के। आर वर्सेस हिकलिन में ऐसा कहा गया कि जो भी न्यूडिटी होती है, अभी पढ़ रहे हैं ना भाई, जो भी न्यूडिटी होती है, मतलब नग्न चित्र हैं जो डिप्रेव करप्ट कर रहे हैं सोसाइटी को, तो वो सारे इंडिसेंट है। वो सब चीजें क्या है? इनडिसेंट चीजें हैं। लेकिन जैसे ही सोसाइटी का जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी होती है, व्हाट इज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, तो पहला आपको केस यही लिख के आना पड़ेगा आर वर्सेस हिकलिन में कि भाई न्यूडिटी, इन्होंने कहा कि भाई न्यूडिटी डिप्रेव करप्ट करती है इंसानों को, तो ये सब चीजें इंडिसेंट है। लेकिन सोसाइटी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो लोगों की सोच में भी डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो कोई चीज ऑब्सीन है, कोई चीज इंडिसेंट है, ये कैसे देखेंगे? कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को ध्यान में रखकर देखेंगे। लिख के आ सकते हो ना एग्जाम में भाई, लिखे आओगे ना, सबसे पहले लिख के आओगे कि जो प्राचीन टाइम पे था, पूर्वजों के टाइम, मतलब पूर्वज नहीं बोल सकते, प्राचीन टाइम पे आर वर्सेस हिकलिन का रूल चलता था, लेकिन स्टार लगा के नीचे नीचे लिखोगे कि नाउ द इंडिसेंसी इज डिपेंड्स अपॉन द अपॉन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, बिकॉज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के साथ लोगों के ओपिनियन क्या होते हैं? डेवलप होते जाते हैं। फिर अपन ने केस लिखेंगे कौन सा, मतलब ये लिखोगे आर वर्सेस हिकलिन, इसके बाद में अपन अवीक सरकार का केस लिखेंगे। याद है अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? ठीक है ना, पता है क्या सबको? कितना बार बार तो पढ़ चुके हैं अपन।
अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस लिखोगे कि भाई एक गर्लफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड थे, वो गर्लफ्रेंड शायद काली थी या बॉयफ्रेंड काला था या गर्लफ्रेंड गोरी थी, तो न्यूड पिक्चर थी, तो उन लोगों का मकसद न्यूडिटी फैलाने का नहीं था, उन लोगों का मकसद था रंग भेद को खत्म करना। फिर अपने अभी करंट में आरजेएस 2024 में क्वेश्चन आया था कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसकी फोटो छपी हुई है, तो इट इज इंडिसेंट, तो आप लिखोगे भाई अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की इट इज नॉट इंडिसेंट। तो आ जाइए थोड़े बहुत केस लॉस देख लेते हैं। कल मैंने पॉश वगैरह की तो कर दिया था, ठीक है, क्लास पॉश और उसकी कर दी थी, आज मैं पॉक्सो की कर दूंगी, धीरे धीरे कर दूंगी सारी चीजों को। देखो केस लिखा हुआ है, ये सब चीजें अपन पढ़ चुके। आर वर्सेस हिकलिन, इसने क्या कहा था कि सारे लिटरेचर जो डिप्रेव और करप्ट करते हैं एक पर्सन को वो ऑब्सीन है, जिसके अंदर वह लिटरेचर जो इमोरल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, सब चीजें। फिर रोट वर्सेस यूएस, यूएसए के रोट वर्सेस यूएस ने कहा था कंटेम्प्रेरी सोसाइटी शैल बी सीन एंड इट शैल बी डिसाइडेड, मतलब ये कम्युनिटी टेस्ट कौन डिसाइड करेगा, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। फिर ये कुछ केस आया होगा कि भाई मेंबर्स ऑफ वुमेन्स प्लेजर एक्ट वर्सेस माछू सेट 1966 का, कि यदि सोशल वैल्यू है, ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन भी गिवन, जैसे अपन ने पढ़ा सेक्शन। हाँ हाँ, प्रोफिट था। शिप्रो मतलब आ रहा है कि तो ले जाओ। हाँ पैकेट तो रेडी है, लेकिन आपको घर का एड्रेस समझ में आ जाएगा क्या? मतलब वही से ऊपर फ्लैट के अंदर से देते हो? तो आ जाओगे क्या आप? रोज आ जाओगे तो मैं रोज शिप रॉकेट के बना दूंगा, एक्सप्रेस बीस के आप लोग आते नहीं हो, मैं बनाती नहीं हूँ। उसका कोई पता नहीं है रोज। हाँ चलो ठीक है, ले लेना, ले लो, ले लेना। देखिए, हाँ रेडी। ठीक है, तो इस केस में क्या कहा, इस केस में यही कहा कि भाई सोच जहां पे सोशल वैल्यूज भी है ना, तो वहां पर अपन को बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन भी देना पड़ेगा। फिर मतलब ये सारे केस आप लिख लेना। मिलर वर्सेस कैलिफोर्निया में यही कहा कि ये इस रूल ये प्रिपाउंड किया गया कि मैटर ऑफ सीन एवरेज, मतलब सोसाइटी का एवरेज पर्सन क्या सोचता है उसके बारे में, क्या सोचता है उसके बारे में उसको देखा जाएगा, ठीक है। और अभी एक सरकार का केस ही नहीं डाला क्या? हाँ भैया ले जाना पैकेट। हाँ हाँ रेडी है, रेडी है। ठीक है। अब रंजीत विदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, आपको पता ही है लेटी चटरली लव, तो इसके अंदर क्या होता है, ये कौन से ऑफेंस है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले ऑफेंस है, ठीक है, मेले इनसे ऑफेंस है, ये मैंने आपको बीएनएस के टाइम पे पढ़ाया था। मेले इनसे ऑफेंस है, यदि कोई इंसान ऐसे बोलता है, जैसे जो बुक का सेलर था वो बोल रहा मुझे क्या पता लेडी चटरली लव बुक में लिखा क्या है, मेरा काम तो बेचने का है, तो यहाँ पे इंटेंशन मैटर नहीं करता, ये मेले इनसे ऑफेंस है। तो रंजीत विदेशी, उदेशी या विदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और और केस देख लो अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आज के टाइम पे कोर्ट ने हिकलिन वाले रूल को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, मोरालिटी चेंज हो चुकी है, तो हमेशा अब इसको किस तरीके से देखा जाएगा, कंटेम्पररी सोसाइटी की तरीके से देखा जाएगा। और इंटरनेट इतना डेवलप हो चुका है, तो मतलब ऑल ओवर सारे बैरियर जो देश विदेश के बैरियर है वो टूट चुके हैं, तो लोगों की सोसाइटी दूसरे देशों के अकॉर्डिंग भी डेवलप होने लगी। ठीक है, अवीक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। फोटो जो इसकी बोरिस ब्रेकर थे और उनकी फियोन्सी की फोटो थी, तो उन न्यूड फोटो थी, लेकिन उन्होंने रंग भेद के विरोध ये फोटो प्रिंट कराई थी, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिकलिन का टेस्ट अब अप्लाई नहीं होता, कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट शैल बी अप्लाइड, ठीक है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि एवरेज पर्सन ऑफ सोसाइटी का व्यू क्या है। तो उस फोटो के साथ में ये मैसेज भेजा गया था कि मतलब जो मैसेज भेजा गया था उसकी सोशल वैल्यू थी, ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि इट इज नॉट ऑब्सीन, कि मेयरली बाय न्यूडिटी, ये शब्द लिख के आते हैं एग्जाम में, तो मैं तो लिख के आती हूँ कि मेयरली बाय न्यूडिटी इट डजंट मीन इट इज ऑब्सीन, merely by nudity there is no obscenity, we have to see what is the background and why it is used। एक बार हैंड रेस कर दो, बहुत अच्छा, और आराम से 3 नंबर आपको चाहिए एग्जाम में, तो 3 नंबर मन सफिशियंट आ जाएंगे आपके, इतना इतना
लिख दोगे, रिकॉर्डिंग में दे दूंगी। बाकी अपन कल पढ़ते हैं डीबी। डीबी बच रहा है आपका, बाकी तो क्या बच रहा है, बाकी सब हो गया। और मैं मानती हूँ कि अच्छे से